नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं राम सिंह फौजदार आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एजू हम में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए साइन के फॉर्मूला साइन ए प्लस बी को ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। बेटा माना मेरे पास कोई रे है ओ ए, ये उस रे की इनिशियल पोजीशन है ओ ए। अब इस रे को ओ ए किरण को मैंने रोटेट किया एट एंगल ए पर। एंगल ए पर मैंने किरण ए को ओ ए को रोटेट किया तो एक नई पोजीशन आ गई ओ बी, और इस ओ बी को अगेन मैंने और रोटेट किया, एक नई पोजीशन आ गई ओ सी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। माना ये एंगल कितना है, ये एंगल बी है। अब बेटा मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इस ओसी लाइन पर मैंने मान लिया कि माना कोई पॉइंट है मेरे पास पी पॉइंट। पी पॉइंट से ओबी रेखा पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने एक लंब डाला। माना इस पॉइंट, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट एम है। यहां तक क्लियर है। उसके अलावा मैंने पी पॉइंट से ओए रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, माना उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट एन है। ठीक है बेटा। मैंने क्या किया है, एक लाइन थी ओ ए, उसको मैंने ए एंगल से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नई पोजीशन ओ बी आ गई। ओ बी को मैंने और रोटेट किया, एक नई पोजीशन ओ सी आ गई। ओ सी रे पर मैंने एक पॉइंट पी लिया है, उस पी पॉइंट से मैंने ओ बी और ओ ए पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब बेटा करना क्या है, अच्छे से देखना, ठीक से देखना। मैंने करना क्या है कि मैंने एम पॉइंट से इस पी एन रे पर एक मैंने लंब ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, माना इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे दिया कि ये पॉइंट आर है। यहां तक क्लियर। एम पॉइंट से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ ए पर, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, सपोज करो कि मैंने क्यू पॉइंट नाम दे दिया। यहां तक क्लियर है बेटा। अब मुझे इस पूरे एंगल के लिए यहां से यहां तक एंगल ए है, ये एंगल मेरे पास ए है, और ये एंगल मेरे पास बी है, और इस पूरे एंगल की यदि हम बात करें तो ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है ए प्लस बी। इस पूरे एंगल के लिए साइन की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है बेटा। तो मैं लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी। भाई जब साइन आया है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, याद करो। कोई भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले लंब भी बोलते हैं। उसके अलावा राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी बेटा हाइपोटेनस, जिसको हिंदी मीडियम वाले कर्ड कहते हैं, हाइपोटेनस। और उसके अलावा जो शेष साइड बच गई उसको बोलते हैं बेस, आधार। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और मैं ये कहूं कि लंब अपॉन कर्ण। यहां तक क्लियर है। साइन थीटा
कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। बेटा अब यहां देखें साइन ए प्लस बी एंगल कहां आ रहा है, मेरे पास ये है कंप्लीट एंगल ए प्लस बी। अब इस एंगल के लिए ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें बेस भी आ रहा है और परपेंडिकुलर भी आ रहा है? यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन को लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, दोबारा समझना बेटा अच्छे से, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया ओ पी एन, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो इसमें बेटा मेरे पास मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा और हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएन के लिए अगर हम लिखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये तो होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, पी एन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या होगा? जब ये परपेंडिकुलर है तो सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी बेटा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा मेरे पास? कर्ण क्या होगा? ओपी। तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएन में परपेंडिकुलर क्या है? पीएन। परपेंडिकुलर है पीएन अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ओपी। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बेटा मैं पीएन कहां है मेरे पास? पीएन ये है, इस पीएन को कैसे लिख सकता हूं? पी आर प्लस आर एन लिखा जा सकता है या नहीं? यहां तक देखो, पी एन को पी आर प्लस आर एन लिख रहा हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं पी आर प्लस आर एन अपॉन ओपी। और ओपी से मैं इनको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं तो यहां से आ जाएगा पी आर अपॉन ओपी प्लस आर एन अपॉन ओपी। ठीक है बेटा? अब यदि मैं यहां देखूं बेटा पी आर अपॉन ओपी, पी आर मेरे पास कौन सा है? पी आर ये है अपॉन ओपी, और ओपी क्या है? ओपी मेरे पास ये है, ओपी और पी आर। पी आर मेरे पास यहां से यहां तक की लेंथ है बेटा, ठीक से देखना, पी आर यहां से यहां तक की लेंथ है। क्या ये दोनों पी आर और ओपी किसी एक ही ट्राइंगल की साइड है क्या? नहीं है, किसी एक ही ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है ये। और जब किसी एक ही ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है तो हमें इसका मीनिंग है कि यहां कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि एक ही ट्राइंगल की साइड बन सके। इसी तरह से यदि हम आर एन को देखें, आर एन अपॉन ओपी, ओपी मेरे पास ये है और आर एन ये है। ओपी और आर एन क्या किसी एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स हैं? हाँ, ओपी एक ट्राइंगल की साइड है, बट आर एन किसी एक ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो बेटा हमें पता है कि आर एन और एम क्यू ये दोनों बराबर होंगी, तो मैं आर एन के प्लेस पर एम क्यू पुट कर सकता हूं। तो बेटा मैंने इसको लिखा पी आर अपॉन ओपी प्लस एम क्यू अपॉन ओपी। कैसे लिखा मैंने बेटा? आर एन इज इक्वल टू एम क्यू, क्योंकि एम क्यू इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें ओ एम क्यू, तो ओ एम क्यू ट्राइंगल के लिए एक साइड होगी, इसलिए मैंने आर एन की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? एम क्यू लिख दिया। ठीक है बेटा? उसके अलावा
अब मैंने मान लिया कि माना ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हमने नाम नहीं दिया था, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं। सपोज करो कि ये पॉइंट है मेरे पास के, ये पॉइंट के है। इस के पॉइंट के लिए अगर मैं दो ट्राइंगलों की बात करूं, बेटा ये ट्राइंगल देखना ओ के एन, और उसके अलावा एक दूसरा ट्राइंगल देख रहा हूं मैं पी के एम, ओ के एन और पी के एम, दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ के एन एंड दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं पी के एम, पी के एम। बेटा इन दो ट्राइंगल में कुछ रिलेशन है। बेटा यहां देखना, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो बेटा इसमें ये एंगल कितना था 90 डिग्री, और इसमें भी ये एंगल कितना था 90 डिग्री था। तो इन दोनों का ये एंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, और उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले कोण है। और जब दो ट्राइंगल के अगर एक राइट एंगल, एक 90 डिग्री और उसके अलावा एक और एंगल इक्वल हो, तब उस केस में उनके बाकी बचे एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। नहीं आया समझ में भाई? किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम हैं, दो एंगल सेम हैं, तो उसके अलावा जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो भी सेम होगा। और जब रिमेनिंग एंगल सेम होगा तो उनकी रिमेनिंग साइड्स भी, टोटल साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में एक दूसरे के इक्वल लेंथ की होंगी। बेटा ये देखो, दोबारा देखो एक बार अच्छे से भाई, इस ट्राइंगल को देख रहा हूं ओ के एन, और दूसरा है मेरे पास पी के एम। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 90, यहां ये 90 डिग्री एंगल है, मैंने परपेंडिकुलर डाला था पी एम। और उसके अलावा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये कैसे हैं, इक्वल एंगल हैं। तो उसके अलावा रिमेनिंग एंगल कौन सा बच गया भाई, इस ट्राइंगल का ये एंगल बच गया ए है, और इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल बच गया ये, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ए। बेटा देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एंगल ओ एन के ओ एन के इज इक्वल टू पी एम के इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा के या एन ओ के, एंगल एन ओ के इज इक्वल टू पी के एम, एंगल पी के एम कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तब उसके अलावा मेरे पास एंगल, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। तब उस केस में कह सकता हूं ओ के एन, एंगल ओ के एन इज इक्वल टू एंगल एम ए के, एंगल एम पी के इज इक्वल टू एंगल ए। इसकी वैल्यू एंगल ए के इक्वल होगी। बेटा अब देखो यहां पी आर और ओपी को अगर हम देखें तो पी आर कौन सा था मेरे पास, ये था, और ओपी कौन सा था मेरे पास, ये था। क्या ये दोनों पी आर और ओपी किसी एक ही ट्राइंगल की साइड्स हैं क्या? नहीं है। जब एक ही ट्राइंगल की साइड्स नहीं है तो यहां कुछ मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ क्या करेंगे बेटा, यदि मैं इसमें पी एम का मल्टीप्लाई
और पी एम का डिवाइड कर दूं तो इस पी आर अपॉन ओ पी की सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पी आर अपॉन ओ पी जैसा था वैसा का वैसा, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, पी एम का मल्टीप्लाई किया और पी एम से मैंने डिवाइड भी कर दिया। प्लस इसी तरह से एम क्यू इस वाले ट्राइंगल की साइड है और ओपी इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। क्या ये दोनों किसी एक ही ट्राइंगल की साइड से हैं? नहीं है। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल के बीच में अगर हम बात करें कि ओ एम एक ऐसी रे है जो कि दोनों में कॉमन है, तो मैंने ओ एम से इसको मल्टीप्लाई कर दूं और ओ एम से इसको डिवाइड कर देता हूं। एम क्यू अपॉन ओ पी मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं किससे, ओ एम से मैंने मल्टीप्लाई किया और ओ एम से मैंने डिवाइड कर दिया। यहां तक क्लियर है बेटा। पी एम को मैं यहां ले आता हूं और ओपी को उधर ले जाऊं, लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में किसी को आगे या पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। इसको आगे लाया, पी आर अपॉन पी एम प्लस पी एम अपॉन ओ पी प्लस एम क्यू अपॉन ओ एम प्लस ओ एम इंटू ओ एम अपॉन ओ पी। बेटा अब इसको देखो, पी आर अपॉन पी एम, पी आर अपॉन पी एम को, पी आर कहाँ है, पी आर अपॉन पी एम, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें पी आर एम में ये एंगल है मेरे पास ए, एंगल के अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, लंब, ये हो गई मेरे पास परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री है ये एंगल, तो 90 के अपोजिट हो गई बेटा कर्ण, हाइपोटेनस, ये हो गई मेरे पास हाइपोटेनस। बेटा पी आर और पी एम, अब ये पी आर क्या होगी बेटा, बेस, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा, याद करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। तो बेटा पी आर अपॉन पी एम को लिखा जा सकता है पी आर अपॉन पी एम आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और कोण क्या है, एंगल, एंगल ए, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस ए। उसके अलावा पी एम अपॉन ओ पी, बेटा पी एम अपॉन ओ पी को देखो, पी एम कहाँ है, पी एम अपॉन ओ पी, ओ पी इस वाले ट्राइंगल को लेकर चल रहा हूं मैं, ओ पी एम को, पी एम अपॉन ओ पी। बेटा इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल बी है, तो एंगल के अपोजिट साइड होगी बेटा परपेंडिकुलर, लंब, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, अपॉन ओपी, ओपी क्या होगी बेटा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, एंगल के प्लेस पर क्या है मेरे पास, बी, तो इसको लिखा जा सकता है साइन बी, प्लस एम क्यू अपॉन ओ एम, एम क्यू
एम क्यू अपॉन ओ एम। एम क्यू क्या है? इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लंब, अपॉन ओ एम, ओ एम कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, और एंगल क्या है? ए, साइन ए इंटू ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम क्या है? ओ एम अपॉन ओ पी। इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ओ एम अपॉन ओ पी, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। ये ओ एम क्या होगा? बेस, और ओ पी क्या होगा? कर्ण, हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, तो इसको लिख सकता हूं कॉस बी। बेटा एलएचएस में चल रहा था मेरे पास साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को ऐसे लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा यदि मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूं, b के प्लेस पर माइनस बी रख रहा हूं, साइन a माइनस बी, b के प्लेस पर मैंने माइनस बी रखा, तो यहां से आ जाएगा साइन a कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए, साइन बी के प्लेस पर रखा मैंने माइनस बी। तो इसको और आगे एक्सटेंड करके लिख सकता हूं साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है, देन नेगेटिव साइन को कॉस डाइजेस्ट कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल दी बेस्ट।